हाय दोस्तों, नमस्कार। और कुमार कौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में आपके द्वारा जो प्यार दिया गया, जो सराहना मिली, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं और दिल मेरा बाग बाग कर रहा है। एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि आप विद्यार्थियों के द्वारा बहुत संख्या में लोग जुड़े मुझसे सब्सक्राइबर के तौर पे, और वीडियोस को लाइक और शेयर आप लोगों ने किया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। किसी भी यूट्यूबर के लिए एक बड़ी बात होती है जब आप लोगों का प्रेम मिलता है। तो आज जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ये बड़ी संजीदा टॉपिक है। संजीदा इसलिए कि आप जानते हैं कि भारत पे जब अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना होती है, या ये कहें कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना होती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मानी जाएगी आपके प्री और मेंस दोनों के हिसाब से। अगर आपको ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का, ब्रिटिश व्यवस्थाओं का या ब्रिटिश नीतियों का भारत के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को जानना है, तो सबसे पहले हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की संपन्नता के उस इतिहास में पीछे चलना पड़ेगा जिसने भारत में यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया भारत में व्यापार करने के लिए। वास्तव में हुआ क्या था दोस्तों कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पहले, जब भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई, तो ये ब्रिटिश शासन भारत में न केवल भारत के सामाजिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ के सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया, बल्कि इसने अपरिहार्य रूप से आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि अंग्रेजों से आने से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से ग्रामीण थी। चूंकि अंग्रेजों के पहले भारत पर मुगलों की सत्ता थी, और मुगल कालीन अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करें तो वो पूरी तरीके से ग्रामीण थी। चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा उससे जुड़ा हुआ था। मसलन हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो अपने लोगों के प्रयोग में जिन वस्तुओं का यूज है उसका एक पर्याप्त मात्रा में निर्माण कर देते थे। जैसे भारत में धातु कर्म होता था, धातुओं के विभिन्न बर्तनों का निर्माण होता था और तमाम सामग्रियां बनाई जाती थी। साथ ही साथ जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, दस्तकारी थी, दस्तकारी का काम हो रहा है, कताई बुनाई का काम हो रहा है, कपड़ों की बुनाई का काम चल रहा है, मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, हाथी दांत के वस्तुओं का निर्माण हो रहा है साज सज्जा के लिए, तमाम विलासिता की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। और इन वस्तुओं की जो खपत थी ना, वो भारत के ही क्षेत्र में जिन वस्तुओं का निर्माण जिन लोकल स्तर पर होता था उसकी खपत वहीं पर हो जाती थी। जब 17वीं सदी में आप देखेंगे, हालांकि 17वीं तो ज़्यादा दूर हो जाएगा, हालांकि मूल रूप से तो 17वीं सदी ही है जब भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण शुरू होता है, इसलिए 17वीं सदी कह रहा हूं मैं। तो भारत की जो यही प्राचीन व्यापार की पद्धति है, जैसे भारत में रेशमी वस्त्रों का व्यापार भारत से हो रहा है, हाथी दांत का ये लोग निर्यात कर रहे हैं, मसाले का निर्यात कर रहे हैं, जड़ी बूटियों का निर्यात हो रहा है, औषधियों का निर्यात हो रहा है, बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत से मसालों का व्यापार हो रहा है पश्चिमी देशों के लिए। तो ये जो व्यापार है, ये व्यापार वास्तव में यूरोपीय देशों के साथ या किसी भी वैदेशिक अर्थव्यवस्था के साथ जब भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यापार संचालित हो रहा था, तो इसमें एक चीज आप गौर करेंगे कि भारत से एक सामान्य चीजें निर्यात की जाती थी और उसके बदले विदेशों से बहुमूल्य धातुएं भारत आईं। और ये प्राचीन काल से ही चल रहा है। हड़प्पा काल से आप देखेंगे तब से ही ये चीजें आपको दिखाई देंगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है। तो इस तरह से बहुमूल्य धातुएं
सोने चांदी हीरे जवाहरात ये विदेशों से आकर के भारत में संचित होने लगे और धीरे धीरे भारत, हिंदुस्तान ये सोने की चिड़िया के रूप में तब्दील हो गया और भारत की यही संपन्नता यूरोपीय देशों को, पश्चिमी देशों को भारत में व्यापार करने के लिए आकर्षित करती है। शुरुआती दौर में इन कंपनियों का, इन व्यापारिक लोगों का जो मूल उद्देश्य ये था कि ये भारत में रह करके व्यापारिक लाभ कमाएंगे, लेकिन आप जानते हैं पीछे के वीडियोस में आप देखेंगे कि 1757 या ये कह सकते हैं कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद स्थिति बदल जाती है। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जब स्थिति बदली तो हुआ क्या कि अब भारत में जो राजस्व वसूलने का तरीका है या जो व्यापार करने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है और भारतीय संसाधनों का दोहन अंग्रेज अपने हितों के लिए करने लगते हैं। ये व्यापारी, जो विदेशी व्यापारी हैं, वो अपने हितों के लिए करने लगते हैं और यहीं से भारत में ब्रिटिश शोषणवाद और उपनिवेशवाद का दौर शुरू हुआ, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को ही कमजोर कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन के द्वारा समय समय पर जो नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत में लाई गईं, उन नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसको हम विभिन्न चरणों के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप क्रमवार विवरण लेने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे अगर हम एक क्रमिक अध्ययन करने का प्रयास करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो इसको एक चरणबद्ध तरीके से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे एक चीज़ तो ये हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, भारत पर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव पड़ा उसके कई चरण में आप अध्ययन करेंगे उसका। तो पहला हम ये बात करेंगे, पहली टॉपिक हमारी, चूंकि अगर हम इसे पॉइंट में बांट लेंगे तो चर्चा करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, और दूसरा हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था, दूसरी टॉपिक हमारी होगी जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा भारतीय उद्योग और दस्तकारी का विनाश, और चौथा पॉइंट हो जाएगा धन निष्कासन या धन बहिर्गमन, और पांचवा पॉइंट हो जाएगा कृषि का वाणिज्यीकरण या व्यापारीकरण। तो इन्हीं पॉइंटों के अंतर्गत हम मोटा मोटा इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आप उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की चर्चा करें तो इसमें आप ये देखेंगे कि शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। और उपनिवेश का मतलब होता है या औपनिवेश का मतलब होता है कि किसी भी देश की व्यवस्था पर शक्ति, वहाँ की शक्ति का अपने अधीन कर लेना, वहाँ की शक्ति को, और अपने तमाम हितों के लिए वहाँ के संसाधनों का दोहन करना, यही होता है उपनिवेशवाद। तो भारत एक उपनिवेश है ब्रिटेन का, और यहाँ पे अगर हम उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की चर्चा करें तो एक प्रसिद्ध विद्वान है जिनका नाम है रजनी पाम दत्त, और रजनी पाम दत्त की एक पुस्तक है इंडिया टुडे। रजनी पाम दत्त की एक पुस्तक है इंडिया टुडे, और इंडिया टुडे में इन्होंने उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की चर्चा की है, जिसमें मुख्य रूप से 3 चरण की बात की गई है। एक तो वाणिज्यिक चरण जो 1757 से लेकर के 1813 तक चलता है। दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण जो 1813 से लेकर के 1858 तक चलता है। और तीसरा जो चरण रजनी पाम दत्त ने बांटा वो था वित्तीय पूंजीवादी चरण
जो 1860 या 1858 के बाद की स्थिति थी। तो इसमें अगर आप इसको 3 भाग में डिवीजन करके इसका देख रहे हैं तो आप ये चीज देखेंगे, जैसा हमने कहा आपसे कि प्लासी के युद्ध के बाद स्थिति बदल जाती है। चूंकि प्रारंभिक उद्देश्य तो इनका यही था कि ये सिर्फ व्यापारिक लाभ कमाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये भारत की राजनीति में पूरी तरीके से अपने आप को लिप्त कर लेते हैं और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई इस कालखंड में 1757 से लेकर के 1813 के बीच कि राजस्व पर धीरे धीरे अंग्रेजों का नियंत्रण होना शुरू हो गया और जो सत्ता का हस्तांतरण है उस पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। और व्यापारिक लाभ के कारण भारत से चीज़ों को लूट करके, भारत से चीज़ों को निकाल करके, यहाँ के संसाधनों का दोहन करके और उसका लाभ जो है वो इंग्लैंड भेज दिया जाता था, ब्रिटेन भेज दिया जाता था। तो ये पहले चरण की विशेषता रही। अगर आप दूसरे चरण की बात करते हैं, क्योंकि ये औद्योगिक पूंजीवाद के चरण की बात है, तो ये ऐसा इसमें हुआ 1813 से लेकर के 1858 तक कि इसी कालखंड में इंग्लैंड में एक बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हो रही थी। तो जिसके चलते हुआ ये कि धीरे धीरे, जैसे आप जानते हैं कि 1750-60 से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो कच्चे माल की डिमांड वहाँ पे बढ़ती है, और जब कच्चे माल की डिमांड वहाँ पे बढ़ने लगी तो भारत से कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाया जाता था। वहाँ पे वस्तुओं का निर्माण करके मशीनों के द्वारा फिर से भारत बेचा जाता था ऊंचे दाम पर। अगर एक वस्त्र का एग्जाम्पल हम ले लें, एक कपड़े का एग्जाम्पल ले लें, तो भारत में जो खादी वस्त्र का प्रचलन था, हालांकि रेशमी वस्त्र आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में, चाहे बनारस रहा हो, वाराणसी रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, बंगाल या ढाका के मलमल बड़े प्रसिद्ध थे, विश्व प्रसिद्ध थे उस समय। दुनिया भर में बंगाल या ढाका के मलमल की डिमांड थी बड़े पैमाने पर। तो जो भारतीय वस्त्र हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे कि आप खादी वस्त्र या सूती वस्त्र का प्रयोग करेंगे तो उसकी लाइफ बहुत कम होती है, वो कमजोर होते हैं। आरामदायक तो होते हैं लेकिन कमजोर होते हैं। और जब यही कॉटन वहां से मशीनों में मिक्स धागों के से बनकर के आया, जैसे पॉलिस्टर इत्यादि को मिला करके, टेरी काट मिला करके उसमें, और एक मिक्सर कपड़े का शर्ट बनाना शुरू कर दिया गया, वस्त्र बनाना शुरू कर दिए गए, तो वो मजबूत और टिकाऊ होते थे। तो उन वस्त्रों की डिमांड भारत में बढ़ गई। तो इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। वो दुष्प्रभाव ये था कि भारत में जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे ना, वो अब समाप्त होने लगा। और इन उद्योगों के समाप्त होने के साथ ही साथ जो ब्रिटिश व्यापारिक व्यवस्थाएं थीं, वो बड़े पैमाने पर यहां संचालित की जाने लगी। और इसी चरण में भारत में रेलवे का भी विकास किया गया, ताकि माल को, जो कच्चे माल है भारत में, उसे एक दूसरे स्थान से अतिशीघ्र दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए। लेकिन तीसरे चरण में आप देखेंगे 1858 के बाद, या जो 1860 के बाद, ये वो दौर है जब इंग्लैंड में औद्योगिक विकास हो रहा था और भारत में शोषणवाद अपने चरम पर था। अब यहां पे ये हो गया कि इंग्लैंड में औद्योगिक विकास हुआ, उससे उनको पूंजी मिली, और भारत में अत्यधिक शोषण का दौर इस समय शुरू हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करके यहाँ से धन को लिया गया, यहाँ से धन को निचोड़ा गया। तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि वित्तीय पूंजीवाद के चरण में
व्यापार और प्रशासनिक व्यवस्था को सुगमता देने के लिए जो इंग्लैंड के उद्योगपति हैं उन्होंने भारत में रेलवे के विकास में पैसे लगाए, चाय में पैसे लगाए, कॉफ़ी में पैसे लगाए, रबड़ के व्यवसाय में पैसे लगाए। तो अब वैसे एक तरह से आप देख रहे हैं ना कि रबड़, चाय, कॉफ़ी और रेलवे के विकास में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये भारत के साथ, अच्छा, नील में भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भारत की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका दोहन तो हो रहा होगा ना, तब तो जाकर के ये अपने लिए लाभ कमाने वाली चीजों का व्यवसाय कर पाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे जाते जाते तीसरे चरण में पूरी की पूरी जो भारतीय मजदूर लॉबी थी उस पर पूंजीपतियों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और अब इसी चरण में भारत में मजदूरों के शोषण का एक बड़ा दौर शुरू हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा 3 चरण है, 3 चरण आपको समझना है। इंडिया टुडे भी पूछा गया है आपसे, किसकी पुस्तक है? तो रजनी पामदत्त की पुस्तक है। तो ये हमने डिस्कस किया विद्यार्थियों आपसे उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण पर। उम्मीद है कि आप पूरी बातों को कायदे से समझ गए होंगे। एक कॉन्सेप्चुअल बात थी जो एक सरल भाषा में हमने आपको परोसने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे और आपके प्री और मेंस दोनों में ये काम कर देगा। आइए अब हम जरा सा डिस्कस करते हैं भू राजस्व व्यवस्था पर, जो हमारा दूसरा पॉइंट था। भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत क्या देखेंगे कि जैसा हमने शुरू में ही कहा कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, वास्तव में तो अब प्लासी के युद्ध के बाद ही आप देख लीजिए कि जब प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, तो मीर जाफर गद्दी पर बैठने की एवज में, बंगाल का नवाब बनने के एवज में 24 परगने की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजों ने जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया प्लासी के युद्ध के बाद, तो इसने 24 परगने की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। और जैसे ही इसने, अच्छा, ये एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि जब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, तो मीर कासिम ने क्या किया? वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण एरिया थे, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। इसकी जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी इसने। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें देखेंगे कि 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई मुगल बादशाह शाह आलम के साथ, तो इसी संधि के आधार पर, इलाहाबाद की संधि के आधार पर जो 1765 में हुई थी, उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 क्षेत्रों की दीवानी का भी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 क्षेत्रों का अधिकार किससे प्राप्त हो गया? ये 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि के आधार पर। लेकिन इसके पूर्व में वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी तो इनको मिली गई थी कासिम के समय में। तो इस तरह से भारत में राजस्व वसूलने का अधिकार धीरे धीरे इनको मिल गया और व्यापार से इन अंग्रेजों का अधिकार हो गया जमीन पर। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से 1772 के बीच में बंगाल में द्वैध शासन का एक बड़ा खतरनाक प्रयोग किया और इस द्वैध शासन, हालांकि द्वैध शासन असफल रहा, प्रयोग असफल रहा, लेकिन इसी समय 1765 से 72 के बीच में जब इसने द्वैध शासन व्यवस्था को लगाया तो बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने राजस्व वसूलने का कार्य अपने अंदर ले लिया और अत्यधिक राजस्व वसूलने के लिए, ध्यान देंगे प्री पर्पस से ये बात, अत्यधिक राजस्व वसूलने के लिए अंग्रेजों ने
मोहम्मद रजा खान को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया? ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बात है। अंग्रेजों ने क्या किया? मोहम्मद रजा खान को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया और सीताब राय को बंगाल का उप दीवान नियुक्त कर दिया। और इसी के बाद 1786 में इसी के बाद 1786 में भारत में अंग्रेजों ने रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया या राजस्व विभाग का गठन किया। और जब राजस्व विभाग का गठन किया गया तो राजस्व वसूलने के लिए कई भू राजस्व प्रणालियों का गठन किया गया। राजस्व वसूलने के लिए कई भू राजस्व प्रणालियों का गठन किया गया, जिसमें आप देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त का नाम आता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम आता है और महलवाड़ी व्यवस्था का नाम आता है। ये वो पहलू है जिसने भारत में राजस्व के एक नए पद्धतियों को शुरू किया और अंग्रेजों का जो शोषणवाद की विचारधारा थी, जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था, जो अत्यधिक धन खींचने की रवैया था, वो अब बड़े पैमाने पर लाभान्वित होना शुरू हो गए और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह के राजस्व प्रणाली को लागू किया गया। जैसे हमने बात किया कि जब द्वैध शासन लगा, मोहम्मद रजा खां और सीताब राय को नियुक्त किया गया ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलने के लिए, ये तो ठीक था। 1786 में जैसे ही रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई, रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया गया, तो भारत में जब अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया ना, तो ये अस्थाई बंदोबस्त वास्तव में आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में कुछ सालों के लिए प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था, बाद में उसी को स्थायी कर दिया गया, जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। और इसी स्थायी बंदोबस्त को कुछ और नामों से जानते हैं, जैसे इसी को कहते हैं जमींदारी व्यवस्था या इसी को कहते हैं इस्तमरारी व्यवस्था। नाम में कंफ्यूज ना होना। अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था, ये बड़े ध्यान से आप समझिएगा विद्यार्थियों। अगर इतनी बात आपने याद कर लिया है, इतनी चीज आपने गौर से बस सुन ली, हमारी बातों को अगर आपने सुन लिया है, तो फिर मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी भी एग्जाम में सवाल गलत करके नहीं आएंगे। बस पूरी ईमानदारी से आप बात को सुनिए हमारे, और हो सके तो आप नोट्स बनाते जाइए। नोट्स नहीं बना रहे तो वीडियो को 2-3 बार 4 बार आप देख लीजिएगा, वैसे ही आपको चीजें रटा जाएंगी। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त या इसी को इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं। 22 मार्च 1793 को इसको अस्थाई रूप से लागू किया गया। तो मूल रूप से यह कब लागू हुई? 22 मार्च 1793 को। इस व्यवस्था का जो प्रतिपादक था वो था कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। माने अस्थाई बंदोबस्त का प्रतिपादक कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस था। और भारत में ब्रिटिश क्षेत्र जो थे, मतलब जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो ब्रिटिश भूभाग के कितने % क्षेत्र पर कौन सी व्यवस्था लागू थी, यह इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। किस व्यवस्था का कौन प्रतिपादक था, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं उन्हीं पॉइंटों को रखा हूं यहाँ पे जो आपको याद रखना ही जरूरी है। तो समय भी पूछा जाता कि 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। देखिए डेट थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे लिखा है, यहाँ पे 1792 है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हमने पहले लिखा। और एक ही क्षेत्र की बात नहीं है कि एक खत्म हुआ तो दूसरा लागू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डेटें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप समझ जाएंगे। क्योंकि बाई डेट हम बात कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ, जिसका प्रतिपादक कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस। ये बात आपको ध्यान देनी, लॉर्ड कार्नवालिस प्रतिपादक था। भारत में ब्रिटिश भूभाग के 19% भाग पर यह लागू था। ब्रिटिश भूभाग पर ध्यान दीजिएगा, उन क्षेत्रों पर जिन क्षेत्रों को अंग्रेजों ने जीता है, उन क्षेत्रों पर ब्रिटिश भूभाग के कितने %? 19% भूभाग पर जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त लागू थी, जिसके अंतर्गत इस 19% भूभाग के अंतर्गत क्या क्या आएगा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा
उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो गाजीपुर और वाराणसी और एक और एरिया था जिसे उत्तरी कर्नाटक के रूप में आप जानते हैं। तो पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्रों में लागू था या किस क्षेत्रों में लागू नहीं था। तो आजकल नकारात्मक सवाल ज़्यादा पूछ रहा आयोग, इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे, कमर कसे रहेंगे। कहाँ पे लागू थी स्थायी बंदोबस्त? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ? गाजीपुर और वाराणसी। इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक में भी ये लागू थी। एक और मूल फैक्ट इसमें आपको जानना है, वो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक नियम इसमें प्रतिपादित किया गया था जिसे कहा जाता है सूर्यास्त का नियम, या इसी को कहते हैं सनसेट लॉ। सनसेट लॉ या सूर्यास्त का नियम 1774 में 1774 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसी स्थायी बंदोबस्त के तहत एक नियम लगाया गया। वो क्या था? कौन सा नियम था जिसे आप क्या कहेंगे? सूर्यास्त का नियम कहेंगे। इसमें होता क्या था कि अच्छा, इसमें देखेंगे स्थायी बंदोबस्त में या जमींदारी में, इसमें भूमि का मालिक जो था वो जमींदार माना गया था। मतलब किसी भी भूमि का मालिक कौन होगा? तो जमींदार होगा। माने अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था में या जमींदारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया था? बोलिए, जमींदार को। ठीक है, एक किसान, दूसरे जमींदार और तीसरा सरकार। माने हम अगर इसको आप ऐसे समझिए कि यहां पे हैं अंग्रेज, सेकंड नंबर पे जमींदार और तीसरे नंबर पे किसान। ये चेन था पूरा। किसान खेती करता था, बिना कुछ किए बिचौलिए के रूप में जमींदार राजस्व वसूलता था, उसका कुछ परसेंट अपने पास रखता था, शेष अंग्रेजों के यहां जमा कर देता था। तो इसमें किसको माना गया? जमींदार को माना गया भूमि का मालिक। और ये संपूर्ण उपज का 10/11 भाग अंग्रेजों को देता था और 1/11 भाग स्वयं लेता था। और जो राजस्व अंग्रेजी राजकोष में जमा करना है उसे जमींदार वसूल करके किसानों को एक निश्चित तारीख पर ले जाकर के जमा करता था अंग्रेजी राजकोष में। लेकिन इसमें लेट लतीफी भी होती थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1774 में सनसेट लॉ बना दिया और एक कहा कि जो अंतिम दिनांक होगा, अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि 10 तारीख को, किसी महीने की 10 तारीख को या 30 तारीख मान ले रहे कि किसी महीने की 30 तारीख को राजस्व जमा करने की आखिरी तारीख होगी, तो उस 30 तारीख के सूर्यास्त के पहले तक अगर राजस्व ले करके जमींदार जमा करवा दिया तब तो उसकी जमींदारी बहाल रहेगी। अगर सूर्यास्त तक वो जमींदार आखिरी तारीख को सूर्यास्त के पहले राजस्व जमा न करवा दिया, विलंब हो गया उसे, तो उससे जमींदारी उसकी छीन ली जाती थी और नीलामी की जाती थी। नीलामी शब्द आप समझेंगे कि ज्यादा बोली लगाने वाले को जमींदार बना दिया जाता था। सोचिए कि कितना शोषण होता रहा होगा किसानों का, कि ज्यादा बोली जो लगाएगा वो तो ज्यादा अत्याचार भी तो करेगा किसानों पर। तो ये था आपका सनसेट लॉ या सूर्यास्त का नियम जो स्थायी बंदोबस्त में 1774 में लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। इसके पहले 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी जो सबसे ज्यादा सक्सेस व्यवस्था रही, जो ब्रिटिश भारत के 51% माने सर्वाधिक 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछेगा कि कौन सी भू राजस्व प्रणाली सर्वाधिक क्षेत्रफल पे लागू की गई, सर्वाधिक क्षेत्र में या सर्वाधिक भूमि पर लागू की गई थी, तो कौन सी? बोलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ब्रिटिश भूभाग के 51% क्षेत्र में इसको लागू किया गया था और इसका जो प्रणेता था वो था कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने इसको प्रतिपादित किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को, और एक बड़े भूभाग पर लागू किया गया था। इस भूभाग के अंतर्गत मद्रास, बंबई,
पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग का क्षेत्र शामिल था। कुर्ग कर्नाटक का एक क्षेत्र माना जाता है। और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो जमीन का मालिक माना गया वो माना गया किसान, माने किसानों को जमीन का मालिक माना गया। और किसान जो है, अब इसमें बिचौलियों को समाप्त कर दे, बिचौलिया नहीं, बिचौलिया का मतलब जमींदार। अब इसमें जमींदारों की बात नहीं हो रही है, अब सीधा सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट का या अंग्रेजी गवर्नमेंट का लिंक जुड़ गया किसके साथ? किसानों के साथ। किसान फसल को उपजाएगा और सीधा सीधा ले जा करके अंग्रेजी खाते में जमा कर देगा। कितना जमा करेगा? 1/2 भाग। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितना लागू किया गया था? राजस्व दर क्या थी? 1/2 भाग थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व दर कितनी थी? 1/2 भाग थी। तीसरी व्यवस्था थी जिसे आप महालवाड़ी कहते हैं या ताल्लुकेदारी व्यवस्था कहते हैं। महालवाड़ी, महल का मतलब होता है गांव। महल का मतलब क्या होता है? गांव होता है। अब इस व्यवस्था को 1822 से 1833 के बीच में लागू किया गया था। इसका प्रतिपादक था हॉल्ट मैकेंजी। कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। और ये ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू थी। ब्रिटिश भारत की कितने? 30% भूभाग पर लागू थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब आदि का क्षेत्र शामिल था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब का क्षेत्र शामिल था। किसमें? महालवाड़ी व्यवस्था या तालुकेदारी व्यवस्था में। और इसमें क्या है कि इसमें भी जो गांव का मालिक होगा वो किसान को ही माना गया है। जैसे यहां पर रैयत का मतलब किसान होता है। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान होता है। प्रत्येक किसान को यूनिट माना गया। प्रत्येक किसान जितना उपज कर रहा है उसका 1/2 भाग ले जाकर के अंग्रेजी राजकोष में जमा कर देगा। लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव को आधार माना गया। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया? पूरे गांव को आधार मान लिया गया और पूरे गांव की उपज के आधार पर राजस्व वसूला जाता था। कोई एक व्यक्ति 10 क्विंटल पैदा कर रहा, कोई 50 क्विंटल, उससे मतलब नहीं है। एक गांव में कितना परसेंट, कितने अनाज को उपजाया गया है, उस उपज का 2/3 भाग अंग्रेजी राजकोष में जमा करना पड़ता था। लेकिन बाद में यह बढ़ा करके 1/2 भाग कर दिया गया। तो महलवाड़ी व्यवस्था में शुरुआत में कितना वसूला जा रहा था? 2/3 भाग, और बाद में कितना? 1/2 भाग वसूला जाने लगा। तो इस तरीके से कई राजस्व प्रणालियों के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव दिखाई देता है, दूरगामी प्रभाव पड़ा है। विद्यार्थियों, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है, आपके लिए ज्ञानप्रद है, लाभप्रद है, तो आप अगर नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ गलत लग रही है, कोई चीज़ ना समझ में आ रही है, बाई फॉल्ट कोई चीज़ हमने गलत बोल दिया, तो उसे आप कमेंट करके बताएंगे, तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने का प्रयास करूँगा। तो आइए, ये तो हो गई बात भू राजस्व व्यवस्था पर। अब बात करना है भारतीय उद्योग और दस्तकारी का विनाश। तो इसके अंतर्गत क्या बात करेंगे आप? ये देखना है कि जब ब्रिटिश अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, तो भारत में जो छोटे छोटे उद्योग थे वो तो विनाश की तरफ बढ़ गए। अब विदेशों से माल आयात हो रहा है, बड़े पैमाने पर भारत से शोषण करके कच्चा माल विदेश भेजा जा रहा और वहां से फिर भारत आ रहा। तो इसके चक्कर में भारत में जो दस्तकारी व्यवस्थाएं चल रही थी, जो बुनकर थे, जो और छोटे छोटे कार्य करने वाले लोग थे, उनके जो कारखाने थे, उनके जो कार्य थे, वो बुरी तरह से प्रभावित हुए। और धीरे धीरे भारतीय लघु उद्योग, भारतीय कुटीर उद्योग और भारत की जो दस्तकारी थी वो सब विनाश की तरफ बढ़ गई, सब एकदम खत्म हो गया। और भारत
के जो मजदूर थे, भारत के जो कामगार थे, वो अब धीरे धीरे भुखमरी की ओर बढ़ने लगे और एक बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए। अगली बात है धन निष्कासन का सिद्धांत और कृषि का वाणिज्यीकरण। आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तो फिर हम आगे इस पे बात करते हैं, धन निष्कासन पे और कृषि का वाणिज्यीकरण पे। स्क्रीनशॉट ले लें। धन निष्कासन या धन बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसे आप ड्रेन थ्योरी के नाम से जानते हैं या थियरी ऑफ ड्रेन के नाम से जानते हैं। इस व्यवस्था का प्रतिपादक या इस बात को कहने वाले भारत में कई राष्ट्रवादी थे। उसके पहले हम ये देखते हैं कि धन निष्कासन के रूप में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो 1864 के बाद जो भारत का धन था वो अबाध्य रूप से इंग्लैंड की ओर प्रभावित होने लगा। 1864 के बाद जो भारतीय धन है, जो भारतीय व्यापारिक लाभ है, वो इंग्लैंड की ओर प्रवाहित होने लगा। और इसी संदर्भ में जॉन सुलियन एक ब्रिटेन का विद्वान था जिसने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था स्पंज की भांति कार्य करती है, जो गंगा तट से बहुमूल्य चीज़ों को सोख कर इंग्लैंड में टेम्स नदी में लाकर निचोड़ देती है। तो इसका मतलब ये है, ये वाक्य आप ध्यान रखेंगे कि जॉन सुलियन का वाक्य है जो कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्पंज की भांति कार्य करती है, जो गंगा तट से चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को सोख कर इंग्लैंड में टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये जो अर्थव्यवस्था की बात है, चूँकि आप जान रहे हैं कि जो भारतीय धन है या जो भारतीय संसाधनों का दोहन है और भारत के धन की लूट है, इसे कुछ भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा परिभाषित किया गया, जिसे धन निष्कासन सिद्धांत का नाम दिया गया। उन नेताओं में जैसे एक है महागोविंद रानाडे, महागोविंद रानाडे। दूसरे हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और तीसरे हैं रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। ये कुछ भारतीय राष्ट्रवादी हैं जिन्होंने भारत से जो धन की लूट है उसे धन निष्कासन या धन बहिर्गमन का सिद्धांत कहा। धन बहिर्गमन की बात कही कि ये भारत से जो धन विदेशों की तरफ जा रहा है, ये वास्तव में क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी के माध्यम से इस पर व्यापक प्रभाव डाला गया। और इस सिलसिले में कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक हुई जिसमें दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पत्रिका के लेख को प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक था इंग्लैंड डेथ टू इंडिया। इंग्लैंड डेथ टू इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की पत्रिका का शीर्षक था कि इंग्लैंड डेथ टू इंडिया। और इसी में इन्होंने सबसे पहले इस धन निष्कासन के शोषण की बात को उजागर करने का प्रयास किया। बाद में इनकी एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है, किसने लिखा है।
तो दादा भाई नौरोजी, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। द पॉवर्टी किसकी पुस्तक है? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार धन बहिर्गमन सिद्धांत की व्यापक चर्चा प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो पैसा भारत से शोषण करके इंग्लैंड ले जाया जाता है, वही पैसा ऋण के रूप में भारत वापस आता है। और इसे इन्होंने सभी बुराइयों की जड़ कहा, अनिष्टों का अनिष्ट कहा। क्या कहा? अनिष्टों का अनिष्ट, माने इविल ऑफ ऑल इविल। इसको कहा क्या? अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल कहा इसको। दैत्यों का दैत्य कहा या अनिष्टों का अनिष्ट कहा। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। दैत्यों का दैत्य या अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल की चर्चा किसने की है? तो दादा भाई नौरोजी ने की है। लेकिन दादा भाई नौरोजी एक तरह से आप कहेंगे कि पहले व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने सबसे पहली बार प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया कितना? 20 रुपया। ये चीज़ पूछा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया है कि भारत का वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? तो दादा भाई नौरोजी। और फिर पूछा कि उन्होंने कितना रुपया प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था? तो 20 रुपया। 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया था। और भारत में प्रति व्यक्ति आय की चर्चा करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो इस तरह से धन निष्कासन के सिद्धांत की बात दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। आरसी दत्त ने कहा कि ये जो धन बहिर्गमन है ये भारत में नादिर शाह के लूट से भी ज़्यादा है। नादिर शाह ने जो भारत पर आक्रमण किया था उससे ज़्यादा की है। तो जो धन निकासी है ना, धन निकासी के विरोध में इन्होंने अमृत पत्रिका में विशेष योगदान दिया और कई बार उसमें इन्होंने लेख लिखा इस धन बहिर्गमन के विरुद्ध जाकर के। तो इस तरह से भारत का धन यहाँ से लूट करके शोषण के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से और इंग्लैंड ले जाकर के रख दिया गया। और जो अब तक धन का पक्ष, व्यापार का पक्ष भारतीय पक्ष में था, वो अब भारत में नहीं रहा, अब वो इंग्लैंड के पक्ष में चला गया। एक और बात है जिस पे आपसे चर्चा करनी थी, कृषि का वाणिज्यीकरण। तो इसको ऐसे ही सुन लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए नील, अफीम, कपास, चाय, रेशम इत्यादि कच्चे मालों के व्यापार को प्रोत्साहन दिया। और कालांतर में जैसे 1833 में देखेंगे कि अंग्रेजों को भूमि खरीदने का भी अधिकार हो गया। और उसके बाद जब इनको भूमि खरीदने का अधिकार हुआ तो 1835 में इन्होंने पहला अपना चाय बागान असम में लगाया। अंग्रेजों ने पहला चाय बागान कहाँ पे लगाया? असम में लगाया। कब? 1835 में। और इसके उत्पादन को लंदन में जाकर के बेचा जाता था और उससे लाभ कमाया जाता था। तो इस तरीके से अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि भारत के कृषि व्यवस्था को नकद कृषि के रूप में परिवर्तित करके भारतीय किसानों का, भारतीय मजदूरों का इन पूंजीपतियों के द्वारा, अंग्रेज पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया गया और अंततः कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अंग्रेज कमाते थे। इसी में एक व्यवसाय था नील की कृषि। तो इसकी हम व्यापक चर्चा करेंगे, नील कृषि या नील विद्रोह के बारे में। जब हम किसानों का विद्रोह बताएंगे, अलग टॉपिक बनाएंगे जिसमें आपको पावना का विद्रोह पढ़ना है, किसान विद्रोह पढ़ना है, चंपारण का विद्रोह पढ़ना है। ये सब विद्रोहों पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसका एक अलग वीडियो होगा
तो ये टॉपिक कैसा लगा आपको, आप जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको और लाइक शेयर कमेंट के साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।